चैप्टर 10। अपनी खुद की गलतियों को पहचानने से हमें अपनी सफलताओं के स्टडी से अधिक कोई लाभ नहीं होना चाहिए। लेकिन सजा से बचने की सभी पुरुषों में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। जब आप कुछ गलतियों को लिकिंग के साथ जोड़ते हैं, तो आप सेकंड डोज के लिए हैंकर नहीं होते हैं, और निश्चित रूप से स्टॉक मार्केट की सभी गलतियां आपको दो सुझाव स्पॉट्स में आपकी पॉकेटबुक और आपकी घमंड में घायल कर देती हैं। लेकिन मैं आपको एक क्यूरियस बात बताऊंगा। एक शेयर सट्टेबाज कभी कभी गलतियां करता है और जानता है कि वो उन्हें बना रहा है, और उन्हें बनाने के बाद वो अपने आप से पूछेगा कि उसने उन्हें क्यों बनाया। और सजा की पेन खत्म होने के बाद लंबे समय तक इस पर ठंडे दिमाग से सोचने के बाद वो सीख सकता है कि वो उन्हें बनाने के लिए कैसे आया, और कब, और अपने ट्रेड के किस पर्टिकुलर पॉइंट पर। लेकिन क्यों नहीं, और फिर वो बस अपने आप को नाम बताता है और इसे उस पर छोड़ देता है। बेशक, अगर कोई आदमी बुद्धिमान और भाग्यशाली दोनों है, तो वो 2 बार एक ही गलती नहीं करेगा, लेकिन वो ओरिजिनल के 10,000 भाइयों या चचेरे भाइयों में से किसी एक को बना देगा। मिस्टेक परिवार इतना बड़ा है कि जब आप यह देखना चाहते हैं कि आप मूर्ख खेल की लाइन में क्या कर सकते हैं, तो उनमें से हमेशा एक होता है। अपनी पहली $1 मिलियन की गलतियों के बारे में आपको बताने के लिए मुझे उस समय पर वापस जाना होगा जब मैं पहली बार 1 करोड़पति बना था, ठीक अक्टूबर 1907 के बड़े ब्रेक के बाद। जहां तक मेरा ट्रेडिंग चला, 1 मिलियन होने का मतलब था अधिक रिजर्व्स। पैसा ट्रेडर को अधिक आराम नहीं देता, क्योंकि अमीर हो या गरीब, वो गलतियां कर सकता है और गलत होना कभी भी सहज नहीं होता है। और जब 1 करोड़पति सही होता है तो उसका पैसा उसके कई नौकरों में से एक होता है। पैसा खोना मेरी सबसे छोटी परेशानी है। मेरे इसे लेने के बाद कोई नुकसान मुझे कभी परेशान नहीं करता। मैं इसे रातों रात भूल जाता हूँ। लेकिन नुकसान न उठाना, गलत होना पॉकेटबुक और आत्मा को नुकसान पहुँचाता है। आपको डिक्सन जी वॉट्स की कहानी याद है, उस आदमी के बारे में जो इतना घबराया हुआ था कि एक दोस्त ने उससे पूछा कि क्या बात है। मैं सो नहीं सकता, घबराए हुए ने उत्तर दिया। क्यों नहीं? दोस्त से पूछा। मैं इतना कॉटन ले जा रहा हूँ कि मैं इसके बारे में सोचकर सो नहीं सकता। यह मुझे खराब कर रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ? सोने की जगह पर बेच दो, दोस्त ने जवाब दिया। एक नियम के रूप में, एक आदमी परिस्थितियों के लिए खुद को इतनी जल्दी ढाल लेता है कि वो अपना पर्सपेक्टिव खो देता है। उन्हें फर्क ज्यादा महसूस नहीं होता, यानी उन्हें साफ साफ याद नहीं रहता कि करोड़पति न होना कैसा लगा। वो केवल यह याद रखता है कि कुछ ऐसे काम थे जो वो नहीं कर सकता था जो अब वो कर सकता है। एक यंग एंड नॉर्मल आदमी को गरीब होने की आदत को खोने में ज्यादा समय नहीं लगता है। यह भूलने के लिए थोड़ा और समय चाहिए कि वो कभी अमीर हुआ करता था। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पैसा ज़रूरतें पैदा करता है या उनके मल्टीप्लिकेशन को एनकरेज करता है। मेरा मतलब है कि एक आदमी शेयर बाजार में पैसा बनाने के बाद बहुत जल्दी खर्च न करने की आदत खो देता है। लेकिन जब वो अपना पैसा खो देता है तो उसे खर्च करने की आदत को खोने में काफी समय लगता है। अक्टूबर 1907 में अपने शॉर्ट्स लेने और लंबे समय तक चलने के बाद, मैंने कुछ समय के लिए इसे आसान बनाने का फैसला किया। मैंने एक यॉट खरीदी और सदर्न वाटर्स में एक क्रूज पर जाने की योजना बनाई। मैं मछली पकड़ने का दीवाना हूँ और मेरे पास अपने जीवन का समय होने वाला था। मैं इसके लिए तैयार था और किसी भी दिन जाने की उम्मीद करता था। लेकिन मैंने नहीं किया। बाजार ने मुझे नहीं जाने दिया। मैंने हमेशा कमोडिटीज के साथ साथ शेयरों में भी ट्रेडेड किया है। मैंने बकेट की दुकानों में एक यंगस्टर के रूप में शुरुआत की। मैंने सालों तक उन बाजारों का स्टडी किया, हालांकि शायद शेयर बाजार के रूप में इतनी मेहनत से नहीं। वास्तव में, मैं स्टॉक की बजाय कमोडिटीज खेलूंगा। उनकी अधिक लेजिटिमेसी के बारे में कोई सवाल ही नहीं है। जैसा कि यह था
यह शेयरों में ट्रेडिंग की तुलना में एक कमर्शियल वेंचर की नेचर का अधिक हिस्सा लेता है। एक आदमी इसे संपर्क कर सकता है क्योंकि उसे कोई व्यापारिक समस्या हो सकती है। कमोडिटी बाजार में एक सर्टेन ट्रेंड के लिए या उसके खिलाफ काल्पनिक आर्ग्यूमेंट्स का उपयोग करना संभव हो सकता है, लेकिन सफलता केवल टेम्पररी होगी, क्योंकि अंत में फैक्ट्स प्रचलित होना होंगे ताकि एक ट्रेडर को स्टडी और ऑब्जर्वेशन पर डिविडेंड मिले, जैसा कि वो एक रेगुलर बिजनेस में करता है। वो परिस्थितियों को देख और तौल सकता है और वो इसके बारे में उतना ही जानता है जितना कि कोई और। उसे इनसाइड गुटों से सावधान रहने की जरूरत नहीं है। कॉटन मार्केट या व्हीट और कॉर्न में रातों रात डिविडेंड अनएक्सपेक्टेड रूप से पास्ट या इंक्रीज्ड नहीं है। लंबे समय में कमोडिटी की कीमतें नियंत्रित होती हैं, लेकिन एक कानून द्वारा डिमांड और सप्लाई का इकोनॉमिक लॉ। कमोडिटी में ट्रेडर का बिजनेस केवल वर्तमान और संभावित मांग और सप्लाई के बारे में फैक्ट्स प्राप्त करना है। वो एक दर्जन चीजों के बारे में अनुमान लगाने में कठिन नहीं है जैसा कि वो स्टॉक में करता है। इसने मुझे हमेशा कमोडिटीज में ट्रेडिंग करने की अपील की। बेशक सभी सट्टा बाजारों में ऐसा ही होता है। टेप का संदेश वही है। यह किसी भी आदमी के लिए बिल्कुल स्पष्ट होगा जो सोचने के लिए परेशानी उठाएगा। अगर वो खुद से सवाल पूछता है और शर्तों पर विचार करता है, तो वो पाएगा कि जवाब सीधे खुद को सप्लाई करेगा। लेकिन लोग सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाते। जवाब तलाशना तो छोड़िए, एवरेज अमेरिकी हर जगह और हर समय मिसौरी से है, सिवाय जब वो ब्रोकर्स के ऑफिसेज में जाता है और टेप को देखता है। चाहे वो स्टॉक हो या कमोडिटी, सभी खेलों में से एक खेल जिसे खेलने से पहले वास्तव में स्टडी की आवश्यकता होती है, वो है जिसमें वो अपने सामान्य हाईली इंटेलिजेंट प्रीलिमिनरी और प्रिकॉशनरी डाउट्स के बिना जाता है। वो शेयर बाजार में अपने आधे भाग्य का जोखिम कम रिफ्लेक्शन के साथ एक मध्यम कीमत वाली ऑटोमोबाइल के सिलेक्शन के लिए समर्पित करेगा। टेप रीडिंग का यह मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। बेशक आपको अनुभव चाहिए, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स को ध्यान में रखना और भी महत्वपूर्ण है। टेप पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आप अपना भाग्य बता दें। टेप आपको यह नहीं बताता कि अगले गुरुवार दोपहर 1:35 बजे आप निश्चित रूप से कितने लायक होंगे। टेप को पढ़ने का उद्देश्य यह पता लगाना है कि पहले कैसे और बाद में कब ट्रेड करना है। क्या बेचने की तुलना में खरीदना बुद्धिमानी है? यह स्टॉक के लिए ठीक उसी तरह काम करता है जैसे कॉटन या व्हीट और कॉर्न और ओट्स के लिए। आप बाजार को देखते हैं, जो कि टेप द्वारा एक चीज के साथ दर्ज की गई कीमतों का क्रम है, डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए। कीमत की टेंडेंसी। हम जानते हैं कि कीमतें उनके सामने आने वाले रेजिस्टेंस के अनुसार ऊपर या नीचे जाएंगी। आसान एक्सप्लेनेशन के पर्पस से हम कहेंगे कि कीमतें हर चीज की तरह कम से कम रेजिस्टेंस की लाइन के साथ चलती हैं। वे वही करेंगे जो सबसे आसान होगा। इसलिए अगर गिरावट की तुलना में एडवांस के लिए कम रेजिस्टेंस है तो वे ऊपर जाएंगे, और इसके ऑपोजिट। किसी को भी ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि एक बाजार एक बुल या एक बेयर बाजार है या नहीं। यह उचित रूप से शुरू होने के बाद है। ट्रेंड एक खुले दिमाग और उचित रूप से क्लियर साइट वाले आदमी के लिए स्पष्ट है, क्योंकि एक सट्टेबाज के लिए अपने फैक्ट्स को अपने थियरीज में फिट करने के लिए कभी भी बुद्धिमान नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यह एक बुल और बेयर बाजार है, और यदि वो जानता है कि खरीदना है या बेचना है। इसलिए यह मूवमेंट की शुरुआत में ही है कि एक आदमी को यह जानने की जरूरत है कि क्या खरीदना है या बेचना है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, बाजार, जैसा कि आमतौर पर उन स्विंग्स के समय में होता है, 10 पॉइंट्स की रेंज के भीतर फ्लक्चुएट्स करता है, 130 तक और नीचे 120 तक। यह नीचे की तरफ बहुत कमजोर लग सकता है, या ऊपर जाने पर 8 या 10 अंकों की इंक्रीज के बाद
यह किसी भी चीज की तरह मजबूत दिख सकता है। एक आदमी को टोकन द्वारा ट्रेडिंग में नहीं ले जाना चाहिए। उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि टेप उसे यह न बता दे कि समय तैयार हो गया है। वास्तव में उन पुरुषों द्वारा लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान किया गया है जिन्होंने स्टॉक खरीदा क्योंकि वे सस्ते दिखते थे या उन्हें बेच देते थे क्योंकि वे प्रिय दिखते थे। सट्टेबाज इन्वेस्टर नहीं है। उसका ऑब्जेक्टिव अपने पैसे पर इंटरेस्ट की अच्छी रेट पर एक स्थिर वापसी हासिल करना नहीं है, बल्कि वो जो कुछ भी अनुमान लगा रहा है उसकी कीमत में इंक्रीज या गिरावट से लाभ प्राप्त करना है। इसलिए डिटरमिन करने की बात सट्टा लाइन है, ट्रेडिंग के समय कम से कम रेजिस्टेंस, और जिस मोमेंट का उसे इंतजार करना चाहिए वो मोमेंट है जब वो लाइन खुद को डिफाइंस करती है, क्योंकि वो बिजी होने का उसका संकेत है। टेप को पढ़ना केवल उसे यह देखने में सक्षम बनाता है कि 130 पर बिक्री खरीद से अधिक मजबूत थी और कीमत में रिएक्शन का लॉजिकली रूप से पालन किया गया था जब तक खरीद पर बिक्री हावी हो जाती है। टेप के सुपरफिशियल स्टूडेंट यह कंक्लूड निकाल सकते हैं कि कीमत 150 से कम नहीं रुकने वाली है और वे खरीदते हैं, लेकिन रिएक्शन शुरू होने के बाद वे रुक जाते हैं या एक छोटे से नुकसान पर बिक जाते हैं, या वे कम हो जाते हैं और बेरिश की बात करते हैं। लेकिन 120 पर गिरावट के लिए मजबूत रेजिस्टेंस है। बिक्री पर खरीदारी जोरदार होती है। एक रैली और शॉर्ट्स कवर होता है। जनता को इतनी बार चाबुक से मार दिया जाता है कि कोई अपना सबक न सीखने के उनके जिद पर अमेज्ड हो जाता है। आखिर में कुछ ऐसा होता है जो ऊपर या नीचे के फोर्स की शक्ति को बढ़ाता है और सबसे बड़े रेजिस्टेंस का पॉइंट ऊपर या नीचे चलता है, यानी 130 पर खरीदना पहली बार बिक्री से अधिक मजबूत होगा, या 120 पर बिक्री मजबूत होगी खरीद की तुलना में। कीमत पुरानी बाधा या मूवमेंट लिमिट को तोड़ देगी और आगे बढ़ेगी। एक नियम के रूप में हमेशा ट्रेडर्स की भीड़ होती है जो 120 पर कम होते हैं क्योंकि यह बहुत कमजोर दिखता है, या 130 पर लॉन्ग दिखता है क्योंकि यह बहुत मजबूत दिखता है, और जब बाजार उनके खिलाफ जाता है तो थोड़ी देर के बाद उन्हें मजबूर होना पड़ता है। अपने विचार बदलें और मुड़ें या बंद करें। किसी भी घटना में वे कम से कम रेजिस्टेंस की मूल्य लाइन को और भी स्पष्ट रूप से डिफाइन करने में मदद करते हैं। इस प्रकार इंटेलिजेंट ट्रेडर जिसने इस लाइन को डिटरमिन करने के लिए पेशेंटली वेट की है, वो फंडामेंटल ट्रेड कंडीशंस की सहायता और कम्युनिटी के उस हिस्से के ट्रेडिंग के बल की भी सहायता करेगा जो गलत अनुमान लगाने के लिए हुआ था और अब गलतियों को सुधारना होगा। इस तरह के सुधार कीमतों को कम से कम रेजिस्टेंस की लाइन के साथ धक्का देते हैं, और यही मैं कहूंगा कि हालांकि मैं इसे मैथमेटिकल सर्टेनिटी के रूप में या स्पेक्यूलेशन के एक एक्सियम के रूप में नहीं देता। मेरा अनुभव यह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड या अनफॉर्सीन दुर्घटनाओं ने हमेशा मेरी बाजार की स्थिति में मेरी मदद की है, जब बाद में कम से कम रेजिस्टेंस की लाइन के मेरे डिटर्मिनेशन पर आधारित है। क्या आपको साराटोगा में यूनियन पैसिफिक एपिसोड याद है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था? खैर, मैं लॉन्ग था क्योंकि मुझे पता चला कि कम से कम रेजिस्टेंस की लाइन ऊपर की ओर थी। मुझे अपने ब्रोकर को यह बताने के बजाय लॉन्ग समय तक रुकना चाहिए था कि इनसाइडर्स लोग स्टॉक बेच रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि डायरेक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा था। वो कुछ ऐसा था जिसे मैं पॉसिबली नहीं जान सकता था, लेकिन मैं जानता था और जानता था कि टेप ने कहा ऊपर जा रहे हैं, और फिर डिविडेंड रेट में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ और स्टॉक में 30 पॉइंट की इंक्रीज हुई। 164 कीमतों पर बहुत अधिक उच्च लग रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, स्टॉक कभी भी खरीदने के लिए बहुत अधिक या बेचने के लिए बहुत कम नहीं होते हैं। कीमत प्रति से मेरे कम रेजिस्टेंस की लाइन को स्थापित करने से कोई लेना देना नहीं है,
आप एक्चुअल प्रैक्टिस में पाएंगे कि यदि आप ट्रेड करते हैं जैसा कि मैंने संकेत दिया है कि एक बाजार के बंद होने और दूसरे के खुलने के बीच दिया गया कोई महत्वपूर्ण समाचार आमतौर पर कम से कम रेजिस्टेंस की लाइन के अनुरूप होता है। समाचार पब्लिश्ड होने से पहले ट्रेंड स्थापित की गई है और बुल बाजारों में बेयर की आइटम्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है और बुल समाचार को एग्जैजरेटेड किया जाता है। और इसके उल्टा, वॉर शुरू होने से पहले बाजार बहुत कमजोर स्थिति में था। जर्मनी की सबमरीन नीति की घोषणा हुई। मेरे पास स्टॉक के 1,50,000 शेयर कम थे, इसलिए नहीं कि मुझे पता था कि खबर आ रही है, बल्कि इसलिए कि मैं कम से कम रेजिस्टेंस की लाइन के साथ जा रहा था। जहां तक मेरे नाटक का सवाल है, जो कुछ हुआ वो साफ आसमान से हुआ। बेशक मैंने स्थिति का फायदा उठाया और उस दिन मैंने अपने शॉर्ट्स को कवर किया। यह कहना बहुत आसान लगता है कि आपको केवल टेप को देखना है, अपने रेजिस्टेंस पॉइंट्स को स्थापित करना है और जैसे ही आपने इसे डिटरमिन किया है, कम से कम रेजिस्टेंस की लाइन के साथ ट्रेड करने के लिए तैयार रहना है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में मनुष्य को बहुत सी चीजों से और सबसे बढ़कर खुद से यानी मानव स्वभाव से रक्षा करनी पड़ती है। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि जो आदमी सही होता है उसके पक्ष में हमेशा दो फोर्सेस काम करती हैं और जो गलत हैं। एक बुल बाजार में बेयर के फैक्टर्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह मानव स्वभाव है। फिर भी मनुष्य इस पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। लोग आपको बताएंगे कि व्हीट की फसल पक गई है क्योंकि 1 या 2 हिस्सों में खराब मौसम हो गया है और कुछ किसान बर्बाद हो गए हैं। जब पूरी फसल इकट्ठी हो जाती है और सभी व्हीट उगाने वाले मैदान के सभी किसान अपने व्हीट को लिफ्ट में ले जाना शुरू करते हैं तो बुल्स नुकसान की छोटी सी बात पर हैरान होते हैं। उन्हें पता चलता है कि उन्होंने केवल बेयर्स की मदद की है। जब कोई व्यक्ति कमोडिटी मार्केट में अपना खेल बनाता है तो उसे खुद को राय निर्धारित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उसके पास खुला दिमाग और फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। टेप के संदेश की डिसरिगार्ड करना बुद्धिमानी नहीं है, चाहे फसल की स्थिति या प्रोबेबल डिमांड के बारे में आपकी राय कुछ भी हो। मुझे याद है कि कैसे मैंने शुरुआती संकेत का अनुमान लगाने की कोशिश में एक बड़े नाटक को याद किया। मैंने परिस्थितियों के बारे में इतना शो महसूस किया कि मुझे लगा कि खुद को डिफाइन करने के लिए कम से कम रेजिस्टेंस की लाइन की वेट करना आवश्यक नहीं है। मैंने यह भी सोचा कि मैं इसे आने में मदद कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसे केवल थोड़ी सी सहायता की जरूरत है। मैं कॉटन को लेकर बहुत बुलिश था। यह लगभग 12 सेंट लटक रहा था। मॉडरेट रेंज के भीतर ऊपर और नीचे चल रहा था। यह उन बीच के स्थानों में से एक में था और मैं इसे देख सकता था। मुझे पता था कि मुझे वास्तव में इंतजार करना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं इसे थोड़ा धक्का देता हूं तो यह ऊपरी रेजिस्टेंस पॉइंट से आगे निकल जाएगा। मैंने 50,000 बेल्स खरीदी। निश्चित रूप से यह ऊपर चला गया और निश्चित रूप से जैसे ही मैंने खरीदना बंद किया, यह ऊपर जाना बंद कर दिया। फिर जब मैंने इसे खरीदना शुरू किया तो यह वापस वहीं बसने लगा जहां यह था। मैं बाहर निकला और यह नीचे जाना बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि मैं अब शुरुआती संकेत के बहुत करीब था और वर्तमान में मैंने सोचा कि मैं इसे फिर से शुरू कर दूंगा। मैंने किया, हुआ भी यही। मैंने इसे बोली लगाई, केवल यह देखने के लिए कि जब मैं रुका तो इसे नीचे जाना। मैंने ऐसा 4 या 5 बार किया जब तक कि मैं अंत में नाराजगी से बाहर नहीं आ गया। इसमें मुझे लगभग $2 लाख खर्च हुए। मैं इसके साथ किया गया था। इसके बहुत बाद में नहीं था जब यह ऊपर जाना शुरू हुआ और तब तक नहीं रुका जब तक कि यह एक ऐसी कीमत तक नहीं पहुंच गया जो मेरे लिए एक हत्या का मतलब होता अगर मैं शुरू करने के लिए इतनी जल्दी में नहीं होता। ये अनुभव इतने सारे ट्रेडर्स का कई बार अनुभव रहा है कि मैं यह नियम दे सकता हूँ। एक नैरो बाजार में जब कीमतें कहीं भी बोलने के लिए नहीं मिल रही हैं,
लेकिन एक नैरो रेंज के भीतर चलती हैं। तो यह अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं है कि क्या अगला बड़ा मूवमेंट ऊपर या नीचे होने वाला है। करने की बात यह है कि बाजार को देखें, कहीं न कहीं की कीमतों की लिमिट्स डिटरमिन करने के लिए टेप पढ़ें और अपना मन बना लें कि जब तक कीमत किसी भी दिशा में लिमिट से टूट नहीं जाती, तब तक आप कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। एक सट्टेबाज को खुद को बाजार से पैसा बनाने के लिए चिंतित होना चाहिए, न कि इस बात पर जोर देने से कि टेप उसके साथ सहमत होना चाहिए। इसके साथ कभी भी बहस न करें और न ही इसके कारण या एक्सप्लेनेशंस के लिए पूछें। स्टॉक मार्केट पोस्टमॉर्टम डिविडेंड्स का भुगतान नहीं करते हैं। अभी कुछ समय पहले मैं दोस्तों की एक पार्टी के साथ था। उन्हें व्हीट की बात करनी पड़ी। उनमें से कुछ बुलिश और अन्य बेरिश वाले थे। अंत में उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने क्या सोचा। खैर, मैं कुछ समय से बाजार का स्टडी कर रहा था। मुझे पता था कि वे कोई आंकड़े या परिस्थितियों का एनालिसिस नहीं चाहते थे। तो मैंने कहा, यदि आप गेहूं से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि यह कैसे करना है। उन सभी ने कहा कि उन्होंने किया और मैंने उनसे कहा, यदि आप सुनिश्चित हैं कि आप व्हीट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इसे देखें। रुको, जैसे ही यह $1.20 को पार करता है इसे खरीद लें और आपको इसमें एक अच्छा क्विक खेल मिलेगा। क्यों न इसे अभी खरीदें। $1.14 पर? पार्टी में से एक ने पूछा। क्योंकि मैं अभी तक नहीं जानता कि यह बिल्कुल ऊपर जा रहा है, तो इसे $1.20 पर क्यों खरीदें? यह एक बहुत बड़ी कीमत लगती है। क्या आप एक बड़ा लाभ पाने की आशा में आंख बंद करके जुआ खेलना चाहते हैं या क्या आप समझदारी से सट्टा लगाना चाहते हैं और एक छोटा लेकिन अधिक संभावित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? उन सभी ने कहा कि वे छोटा लेकिन निश्चित लाभ चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा, फिर जैसा मैं आपको बताता हूं वैसा ही करें। अगर यह $1.20 को पार कर जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इसे बहुत समय से देखा था। महीनों तक यह $1.10 और $1.20 के बीच बिका। विशेष रूप से कहीं नहीं मिला। ठीक है, महोदय, एक दिन यह $1.19 से ऊपर पर बंद हुआ। मैं इसके लिए तैयार हो गया। निश्चित रूप से अगले दिन यह $1.20 -1/2 पर खुला और मैंने इसे खरीदा। यह $1.21, $1.22, $1.23, $1.25 तक चला गया और मैं इसके साथ गया। अब मैं आपको उस समय नहीं बता सकता था कि क्या चल रहा था। लिमिटेड फ्लक्चुएशंस के दौरान मुझे इसके व्यवहार के बारे में कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं मिला। मैं यह नहीं बता सकता था कि लिमिट के माध्यम से तोड़ना $1.20 या नीचे $1.10 के माध्यम से होगा। हालांकि मुझे संदेह था कि यह ऊपर होगा क्योंकि कीमतों में बड़े ब्रेक के लिए दुनिया में इनफ व्हीट नहीं था। वास्तव में, ऐसा लगता है कि यूरोप चुपचाप खरीद रहा था और बहुत सारे ट्रेडर्स ने इसे लगभग $1.19 में कम कर दिया था। यूरोपीय खरीद और अन्य कारणों से बहुत सारा गेहूं बाजार से बाहर ले जाया गया था, जिससे आखिरकार बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया। कीमत $1.20 के निशान से आगे निकल गई। मेरे पास बस इतना ही था और मुझे बस इतना ही चाहिए था। मुझे पता था कि जब यह $1.20 को पार कर गया तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऊपर की ओर गति ने इसे सीमा से ऊपर धकेलने के लिए फोर्स इकट्ठा किया था और कुछ होना ही था। दूसरे शब्दों में, $1.20 को पार करके गेहूं की कीमतों के कम से कम रेजिस्टेंस की लाइन स्थापित की गई थी। तब यह एक अलग कहानी थी। मुझे याद है कि एक दिन हमारे साथ छुट्टी थी और हमारे सारे बाजार बंद थे। खैर, विन्नीपेग में गेहूं 6 सेंट प्रति बुशल खुला। अगले दिन जब हमारा बाजार खुला, तो वो भी 6 सेंट प्रति बुशल ऊपर था। कीमत सिर्फ कम से कम रेजिस्टेंस की लाइन के साथ चली गई।
जो मैंने आपको बताया है वो आपको टेप के स्टडी के आधार पर मेरे ट्रेडिंग सिस्टम का समरी देता है। मैं केवल यह सीखता हूं कि कीमतें किस तरह से बढ़ने वाली हैं। साइकोलॉजिकल मोमेंट को निर्धारित करने के लिए मैं एडिशनल टेस्ट्स द्वारा अपने स्वयं के ट्रेडिंग की जांच करता हूं। मैं यह देखकर करता हूं कि मेरे शुरू होने के बाद कीमत कैसे काम करती है। यह आश्चर्य की बात है कि कितने एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स हैं जो इनक्रेडिबल दिखते हैं जब मैं उन्हें बताता हूं कि जब मैं इंक्रीज के लिए स्टॉक खरीदता हूं तो मुझे टॉप प्राइसेस का भुगतान करना पसंद होता है और जब मैं बेचता हूं तो मुझे कम बेचना चाहिए या बिल्कुल नहीं। पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं होगा यदि एक ट्रेडर हमेशा अपनी सट्टा बंदूकों पर टिका रहता है, जो खुद को डिफाइन करने के लिए कम से कम रेजिस्टेंस की लाइन की वेट करता है और केवल तभी खरीदना शुरू करता है जब टेप कहा जाता है या केवल तभी बेचा जाता है जब वो नीचे कहता है। उसे रास्ते में अपनी लाइन जमा करनी चाहिए। उसे अपनी पूरी लाइन का 5वां हिस्सा खरीदने दें। यदि वो उसे लाभ नहीं दिखाता है तो उसे अपनी होल्डिंग्स नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से गलत शुरुआत की है। वो अस्थायी रूप से गलत है और किसी भी समय गलत होने में कोई लाभ नहीं है। वही टेप जिसमें कहा गया था कि यूपी जरूरी नहीं कि सिर्फ इसलिए झूठ बोले क्योंकि वो अब नॉट येट कह रहा है। कॉटन के क्षेत्र में मैं लंबे समय तक अपने ट्रेडिंग में बहुत सफल रहा। मेरे पास इसके बारे में मेरा थियरी था और मैं पूरी तरह से इस पर खरा उतरा। मान लीजिए मैंने तय कर लिया था कि मेरी लाइन 40 से 50,000 बेल्स होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं टेप का स्टडी करूंगा, या तो खरीदने या बेचने का अवसर देख रहा हूं। मान लीजिए कि कम से कम रेजिस्टेंस की लाइन एक बेल मूवमेंट का संकेत देती है। अच्छा, मैं 10,000 बेल्स खरीदूंगा। इसे खरीदने के बाद अगर बाजार मेरे शुरुआती खरीद मूल्य से 10 अंक ऊपर चला गया तो मैं 10,000 बेल्स और ले लूंगा। वही चीज फिर अगर मुझे 20 अंक का लाभ या $1 प्रति बेल्स मिल सकता है तो मैं 20,000 और खरीदूंगा। इससे मुझे मेरी लाइन मेरे ट्रेडिंग के लिए मेरा आधार मिल जाएगी। लेकिन अगर पहली 10 या 20,000 बेल्स खरीदने के बाद इसने मुझे नुकसान दिखाया तो मैं चला जाऊंगा। मैं गलत था। हो सकता है कि मैं केवल टेम्पररी रूप से गलत था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह किसी भी चीज में गलत शुरू करने के लिए भुगतान नहीं करता है। मैंने अपने सिस्टम से चिपके हुए जो हासिल किया वो यह था कि मेरे पास हर रियल मूवमेंट में हमेशा कॉटन की एक लाइन होती थी। अपनी पूरी लाइन जमा करने के दौरान मैं अपने इन भावनाओं से भरे नाटकों में 50 या $60,000 खर्च कर सकता हूँ। यह बहुत महंगा परीक्षण लगता है, लेकिन ऐसा नहीं था। रियल मूवमेंट शुरू होने के बाद मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैंने सही समय पर लोड करना शुरू कर दिया था। मुझे गिराए गए $50,000 को बनाने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल समय नहीं। यह हमेशा एक आदमी को सही समय पर सही होने के लिए भुगतान करता है। जैसा कि मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा था, यह डिस्क्राइब्स करता है कि मैं अपने दांव लगाने के लिए अपने सिस्टम को क्या कह सकता हूँ। यह साबित करने के लिए सिंपल अरिथमेटिक है कि जब आप जीतते हैं तो बड़ी शर्त को कम करना एक बुद्धिमान बात है, और जब आप हार जाते हैं तो केवल एक छोटी सी एक्सप्लोरेटरी शर्त हार जाती है। यदि कोई व्यक्ति मेरे द्वारा डिस्क्राइब तरीके से ट्रेड्स करता है तो वो हमेशा बड़े दांव को कैश में सक्षम होने की लाभदायक स्थिति में रहेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास हमेशा अपने अनुभव के आधार पर कुछ सिस्टम या अन्य होती है, और या तो स्पेक्यूलेशन के प्रति उनके पहुंच या उनकी इच्छाओं से गवर्न्ड होती है। मुझे याद है कि मैं पाम बीच में एक बूढ़े सज्जन से मिला था जिसका नाम मैंने नहीं पकड़ा या तुरंत नहीं पहचाना। मुझे पता था कि वो कई वर्षों से गली में था, सिविल वॉर के समय में, और किसी ने मुझे बताया कि वो एक बहुत ही बुद्धिमान बूढ़ा कोडर था जो इतने उछाल और आतंक से गुजरा था कि वो हमेशा कह रहा था कि इसके तहत कुछ भी नया नहीं था।
सूरज और कम से कम शेयर बाजार में। ओल्ड फेलो ने मुझसे बहुत सवाल किए। जब मैंने उसे ट्रेडिंग में अपने सामान्य अभ्यास के बारे में बताया तो उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम सही हो। जिस तरह से आप बने हैं, जिस तरह से आपका दिमाग चलता है, वो आपके सिस्टम को आपके लिए एक अच्छी सिस्टम बनाता है। यह आप जो भी प्रचार करते हैं उसका अभ्यास करना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आप जिस पैसे की शर्त लगाते हैं वो आपकी परवाह नहीं करता है। मुझे ब्रैट हन याद है। कभी उसके बारे में सुना है? खैर, वो एक बहुत वेल नोन स्पोर्टिंग मैन था और उसका हमारे साथ एक अकाउंट था। चतुर आदमी और घबराहट। उसने शेयरों में पैसा कमाया और इससे लोग उससे सलाह मांगते थे। वो कभी भी नहीं देता था। अगर उन्होंने उनसे अपनी कमिटमेंट्स के ज्ञान के बारे में उनकी राय के लिए स्पष्ट रूप से पूछा तो उन्होंने एक पसंदीदा रेस ट्रैक का इस्तेमाल किया। उनका कहावत, जब तक आप शर्त लगाते हैं तब तक आप नहीं बता सकते। उन्होंने हमारे ऑफिस में ट्रेडेड किया। वो कुछ एक्टिव स्टॉक के 100 शेयर खरीदेंगे और जब या अगर यह में प्रतिशत बढ़ गया तो वो एक और 100 खरीद लेंगे। पर एक और अंक की एडवांस, एक और 100 शेयर। और इसी तरह वो कहता था कि वो दूसरों के लिए पैसा बनाने के लिए खेल नहीं खेल रहा था और इसलिए वो इसमें डाल देगा एक स्टॉप लॉस ऑर्डर उसकी पिछली खरीद की कीमत से एक अंक नीचे। जब कीमत टिप पर जा रही थी तो वो बस इसके साथ अपना स्टॉप ऊपर ले गया। 1% प्रतिक्रिया पर उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने घोषणा की कि उन्हें 1 से अधिक अंक गंवाने का कोई मतलब नहीं दिखता, चाहे वो उनके मूल मार्जिन से आया हो या उनके पेपर प्रॉफिट से। आप जानते हैं, एक प्रोफेशनल गैम्बलर लंबे शॉट्स की तलाश नहीं कर रहा है, लेकिन निश्चित पैसे के लिए। बेशक लंबे शॉट ठीक हैं जब वे आते हैं। शेयर बाजार में पैट टिप्स के बाद या 20 अंक पकड़ने के लिए नहीं खेल रहा था इस सप्ताह एडवांसेस, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित धन उसे एक अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए। वॉल स्ट्रीट में जितने भी हजारों बाहरी लोगों से मैंने मुलाकात की है, उनमें से पैट हन एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्टॉक की स्पेक्यूलेशन को केवल फारो की तरह मौका का खेल देखा था या रूले, लेकिन फिर भी एक रिलेटिवली साउंड बेटिंग मेथड से चिपके रहने की समझ थी। हेयर की मृत्यु के बाद हमारे ग्राहकों में से एक, जिसने हमेशा पैट के साथ ट्रेडेड किया था और लैक्वाना में $1,00,000 से अधिक की अपनी सिस्टम का उपयोग किया था, फिर वो किसी अन्य स्टॉक में बदल गया और क्योंकि उसने एक बड़ा दांव लगाया था, उसने सोचा कि उसे पैट के रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। जब कोई रिएक्शन आई तो उन्होंने अपने घाटे को कम करने के बजाय उन्हें ऐसे चलने दिया जैसे कि वे लाभ हों। बेशक हर प्रतिशत गया। जब उसने आखिरकार नौकरी छोड़ दी तो उस पर हम पर कई $1,000 बकाया थे। वो 2 या 3 साल तक घूमता रहा। कैश जाने के बाद उसने बुखार रखा, लेकिन जब तक वो खुद व्यवहार करता था तब तक हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। मुझे याद है कि वो स्वतंत्र रूप से स्वीकार करता था कि वो 10,000 प्रकार का था। पैट हन की खेल स्टाइल से चिपके रहने के लिए गधा नहीं। खैर, एक दिन वो बहुत उत्साहित होकर मेरे पास आया और मुझसे कहा कि वो हमारे ऑफिस में कुछ स्टॉक कम बेच दे। वो काफी अच्छा आदमी था जो अपने दिन में एक अच्छा ग्राहक था और मैंने उनसे कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनके खाते में 100 शेयरों की गारंटी दूंगा। उन्होंने लेक शोर के 100 शेयर कम बेच दिए। यह वो समय था जब 1875 में बिल ट्रेवर्स ने बाजार में दस्तक दी थी। मेरे दोस्त रॉबर्ट्स ने उस लेक शोर को बिल्कुल सही समय पर बाहर रखा और रास्ते में उसे बेचते रहे, जैसा कि वो पैट को छोड़ने से पहले पुराने सफल दिनों में करने के लिए मामूली था। हन की सिस्टम और इसके बजाय आशा की फुसफुसाहट सुनी। ठीक है सर। 4 दिनों के सफल पिरामिड बनाने में रॉबर्ट्स के अकाउंट ने उन्हें $15,000 का लाभ दिखाया, यह देखते हुए कि उन्होंने स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं दिया था।
मैंने उनसे इसके बारे में बात की और उन्होंने मुझे बताया कि ब्रेक था, ठीक से शुरू नहीं हुआ और वो किसी एक पॉइंट रिएक्शन से हिलने वाला नहीं था। ये अगस्त में था। सितंबर के मध्य से पहले उसने मुझसे एक बच्चे की गाड़ी के लिए $10 उधार लिए थे। वो अपने चौथे पर टिका नहीं था, अपनी सिद्ध सिस्टम। उनमें से मोस्ट के साथ यही परेशानी है। और बूढ़े ने मुझ पर अपना सिर हिलाया। और वो सही था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि स्पेक्युलेशन एक अननेचुरल प्रकार का बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एवरेज सट्टेबाज ने अपने स्वभाव के खिलाफ उसके खिलाफ काम किया है। जिन कमजोरियों से सभी पुरुषों को खतरा होता है, वे स्पेक्युलेशन में सफलता के लिए घातक होती हैं। आमतौर पर वे बहुत कमजोरियां जो उसे अपने साथियों के लिए पसंद करने योग्य बनाती हैं, या वो खुद विशेष रूप से अपने उन अन्य वेंचर्स में पहरा देता है जहां वे लगभग इतने खतरनाक नहीं होते हैं जब वो ट्रेडिंग कर रहा होता है। स्टॉक या कमोडिटी में सट्टेबाज के मुख्य दुश्मन हमेशा भीतर से बोरिंग होते हैं। यह मानव स्वभाव से आशा और भय के लिए इंसेपरेबल है। स्पेक्युलेशन में जब बाजार आपके खिलाफ हो जाता है तो आप उम्मीद करते हैं कि हर दिन आखिरी दिन होगा और आप उससे ज्यादा खो देंगे, जो आपको उसी सहयोगी से आशा की बात नहीं सुननी चाहिए जो एम्पायर बनाने वालों और पायनियर्स के लिए सफलता लाने वाला इतना शक्तिशाली है, बड़ा और थोड़ा। और जब बाजार आपके रास्ते जाता है तो आप भयभीत हो जाते हैं कि अगले दिन आपका लाभ छीन लिया जाएगा और आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। डर आपको उतना पैसा कमाने से रोकता है जितना आपको करना चाहिए। सफल ट्रेडर को इन दो गहरी बैठी हुई ट्रेंड्स से लड़ना पड़ता है। उसे उल्टना होगा जिसे आप उसके नेचुरल इम्पल्स कह सकते हैं। उम्मीद करने के बजाय उसे डरना चाहिए। डरने के बजाय उसे आशा करनी चाहिए। उसे इस बात का डर होना चाहिए कि उसका नुकसान बहुत बड़े नुकसान में बदल सकता है और उम्मीद है कि उसका लाभ एक बड़ा लाभ बन सकता है। आम आदमी की तरह शेयरों में जुआ खेलना बिल्कुल गलत है। मैं सट्टा खेल में तब से रहा हूँ जब मैं 14 साल का था। यह सब मैंने कभी किया है। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और लगभग 30 वर्षों के कांस्टेंट ट्रेडिंग के बाद मैं जिस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं, दोनों एक जूते की डोरी पर और मेरे लाखों डॉलर के साथ, यह है, एक आदमी एक निश्चित समय पर एक स्टॉक या एक ग्रुप को हरा सकता है, लेकिन कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं कर सकता शेयर बाजार को हरा। एक आदमी कॉटन या ग्रेन में व्यक्तिगत सौदों से पैसा कमा सकता है, लेकिन कोई भी आदमी कॉटन बाजार या ग्रेन बाजार को हरा नहीं सकता है। यह ट्रैक की तरह है। एक आदमी घुड़दौड़ को हरा सकता है, लेकिन वो घुड़दौड़ को नहीं हरा सकता। अगर मुझे पता होता कि इन बयानों को कैसे मजबूत या अधिक सशक्त बनाना है, तो मैं निश्चित रूप से होता। कोई इसके ऑपोजिट क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं यह कहने में सही हूं कि ये इनकॉन्ट्रोवर्टिबल बयान है।